नमस्कार। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसे सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, पिछले 28 वर्षों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील लोगों की समुत्थान शक्ति यानी रेजिलेंस निर्माण के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। इन वर्षों के दौरान सीड्स ने 35 से अधिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स किए हैं और 30 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सुरक्षित किया है। आपने जागरूकता के लिए स्थानीय नेताओं को भी सक्रिय रूप से शामिल किया है, जो समुत्थान शक्ति यानी रेजिलेंस निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीड्स ने ऐसे समुदायों के साथ भी काम किया है जो कि आमतौर पर बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के दायरे से बाहर रह जाते हैं। सीड्स ने 16 राज्यों में स्कूल सुरक्षा पर इनोवेटिव कार्यक्रम चलाए हैं, जहां शिक्षकों को जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए उनके अपने समुदायों में सक्षम और सशक्त बनाया है। स्थानीय निवासी कल्याण संघों, बाजार व्यापारी संघों और स्थानीय क्रिकेट समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए नागरिक मंचों को बढ़ावा देते हुए ऐसा ही काम कई राज्यों में और स्थानीय समुदायों में किया गया है। सीड्स को उनके सराहनीय योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं सीड्स के बारे में और कुछ। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीड्स सह संस्थापक डॉक्टर मनु गुप्ता और डॉक्टर अंशु शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपदा प्रबंधन में सराहनीय योगदान के लिए सीड्स को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। तो इस पुरस्कार के बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये सम्मान केवल सीड्स के लिए नहीं है, ये हमारे साथ जुड़े हमारे 28 साल के सफर में कई लोग हैं इसमें, मिस्त्री से लेकर सरपंच और लोकल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या स्कूल के अध्यापक हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा प्यार दिया, बट हमें चैलेंज भी किया। हमें कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स रेजिलियंस के या रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी किस तरह से अपनाई जाए भवन के निर्माण में, उन सभी ऐसे कठिन कॉन्सेप्ट्स और उनके साथ हमने ये सब कुछ सीखा है। और ये पूरा 28 साल का सफर उनके साथ बताया है हमने। तो ये सम्मान हम सभी उन सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सफर की बात की, यात्रा की बात की, तो एक संस्था के स्तर पर आपकी शुरुआत कैसे हुई? और कई सारे विषय होते हैं समाज में, दुनिया में, और आपने आपदा प्रबंधन को ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या राज है? मनु और मैं, हम दोनों आर्किटेक्चर और प्लानिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। सीड्स की शुरुआत भी हमने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में कॉलेज कैंटीन में बैठकर ही करी थी अपने साथियों के साथ। तो जब हम लोगों ने ये पढ़ाई करी और उस दौरान ही देश में काफी सारी बड़ी आपदाएं आई थी, बड़ी बाढ़ आई थी, दिल्ली में भी हुई थी, ये 90 के दशक के बीच की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद 2-3 बड़े भूकंप भी आए थे। तो हम लोगों ने शुरू में तो उनको समझने के लिए एक स्टडी के तौर पर निकल के देखने की कोशिश की, और वहां जो सबसे बड़ी सीख हमको मिली वो ये थी कि जो हम विज्ञान समझ के पढ़ के आ रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उसके बजाय कहीं ज्यादा ज्ञान इन समुदायों में है, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं। हमारी परंपराओं में बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम ना पढ़ाई में पढ़ते हैं, ना अपने विज्ञान में समझते हैं, ना उनको लेकर लोगों तक जाते हैं, बल्कि एक बाहरी ज्ञान लेकर के हम वहां चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम समाधान निकाल पाएंगे। तो ये एक बड़ी हार्ड हिटिंग सीख थी हम लोगों के लिए। और वहां से एक ये सफर चला जिसमें हमने बोला पहले तो काफी कुछ जो हम अपने हिसाब से पढ़ के आए उसको भूलने की जरूरत है, और फिर लोगों के साथ बैठ के समझने की जरूरत है कि यहाँ क्या होता आया है ना। जो लोग जहाँ हैं हम वहां से वो सफर शुरू करें, ना कि ये सोच करके हम इन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो कैसे सक्सेस प्रोग्राम्स का जो है वो इन कम्युनिटीज के साथ बैठकर डिसाइड हो, कैसे वहां की जो भी उनके पास अपने समाधान है उन पर आगे काम किया जाए, बिल्ड ऑन किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के हम चले। तो हमारी शुरुआत का सफर बड़ा बम्पी था, बड़ी ऊंचा नीचा हम लोगों ने झटके खाए, जैसा मनु भी कह रहे थे। और ये समझ आया कि
जितना देखते गए, जितना लोगों से मिलते गए, जितनी आपदाओं में जाकर काम करने की कोशिश करी, तो ये समझ आया कि हमको कितना कम आता है और कितना और सीखने की जरूरत है। पर इस सफ़र को आप यहाँ तक लेकर आए हैं, काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा। हमें तो काफ़ी उपलब्धियाँ इस सफ़र में दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने आपदा प्रबंधन के विज्ञान को लोगों तक पहुँचाया है, बिल्कुल निचले स्तर पर लोगों के साथ काम किया है। तो जब आप इस लेवल पे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बात करते हैं, तो इसमें जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनका सहयोग कैसा रहा? हाँ, ये हमेशा एक चुनौती रही है हमारे लिए, लोगों के साथ काम करना। पर अब क्या होता है कि एक आपदा आती है तो सभी लोगों को एक तरह से इफेक्ट होता है उसका। सभी लोग जरूरतमंद भी होते हैं। अब उनके साथ इस तरह से उनके इस ट्रॉमा के समय, उस दुख के समय उनके साथ काम करना हमेशा बहुत चैलेंजिंग रहा है। और इसमें खासकर हम लोगों के लिए ये रहा है कि किस तरह से समुदाय के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो असुरक्षित हैं। विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स हो गए, बुजुर्ग हो गए, कुछ कुछ परिवार में कुछ डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो हमारे लिए एक हमने इस इतनी सारे जितनी आपदाएं आई हैं उनसे थोड़ा थोड़ा सीख कर हमने एक अपनी तरह से एक मॉडल बनाया है लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ साझेदारी बनाने के लिए। उसमें 2-3 स्तर पर काम होता है। एक स्तर तो ये है कि जो जितने भी लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एक मौलवी हो मस्जिद से, या कोई और वहां का रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल हो, उनके साथ मिलकर हम पहले समझे, पहले उनका एक ट्रस्ट हम गेन करें। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी जरूरतें समझते हैं, और उन ये भी समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है अगर इस आपदा के पुनर्निर्माण में, इसके जो भी उनको सहायता चाहिए उसमें उनका क्या योगदान रहता है। तो एक तरह से हमारा ये कोऑपरेशन मॉडल बनता है, और उसको हम धीरे धीरे उसी को पनपने देते हैं, उसी को हम एक तरह से डेवलप करते हैं। और 1 साल 2 साल का समय जरूर लगता है, और यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोगों को बस जाके रिलीफ या सहायता ना दें, पर उनके साथ रहें, उनकी प्रॉब्लम समझें, उनके एस्पिरेशंस समझें, और फिर उन सभी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस को अपने मॉडल में जोड़ते हुए आगे बढ़ें। कई बार ये देखा जाता है कि जब आपदा प्रबंधन की बात आती है तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ कौन सी बाढ़ आने वाली है, कौन सा भूकंप आने वाला है, कुछ होगा, तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं लोग। तो लोगों के पास जाकर उनको बताना, समझाना, जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी आसानी से आप कर पाते हैं, तो लोग आगे आकर जो जागरूकता आप उनको देते हैं, तो क्या उस जागरूकता को अपने व्यवहार में लेकर आ पाते हैं भविष्य में जब कुछ ऐसा होता है, या निरंतर रूप से स्कूल्स में या टीचर्स में उसको निरंतर रूप से प्रैक्टिस करते रहते हैं? जो बात यहाँ आती है ना कि किस तरह से लोगों के बिहेवियर में, उनके अपने बर्ताव में तब्दीली चाहिए, ये साइंस की तरफ से देखें तो बिहेवियर चेंज एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम हो रहा है और होता भी है। पर जो मनु बोल रहे थे कि जब आप लोगों के साथ जाकर के रहते हैं तब आपको समझ आता है कि वो इस तरह की भावनाएं क्यों हैं उनके अंदर, वहां की क्या ऐसी, कई बार ऐसा होता है कि जो रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो हमें बाहर से छोटी दिखती हैं, वो इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए वही एक आपदा होती है। हर रोज एक छोटी आपदा आती है और उससे जूझने में जिंदगी इतनी उनकी व्यस्त रहती है कि जो 20-30 साल में आने वाले बड़े हादसे हैं उनके लिए सोचने का वक्त ही नहीं होता उनके पास। तो अब 2 रास्ते इसके निकलते हैं। पहला तो ये कि आप उनके साथ रहें, उनकी समस्याओं को समझें और उसको उनकी दृष्टि से उसका विस्तार करें, उस पर आगे काम चलाएं, तो उनको लगता है कि उन्हीं की बात आगे बढ़ रही है और उस बात में दम भी होता है। और दूसरी चीज ये आती है कि कई बार अगर हमको कुछ साइंटिफिक चीजें लेकर के आनी है, जैसे भूकंप की बात आपने करी है, भूकंप तो 30 साल 50 साल में आता है शायद,
किसी की यादगार में ना हो, किसी क्षेत्र में जहां आने की संभावना हमको नजर आती है, तब हम ये करते हैं कि हम बड़ी टैक्टाइल चीजें जो कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम लोगों की इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कभी बातचीत से या इवन फिल्मों से नहीं होते हैं। वो हम उनके घरों के मॉडल बनाते हैं, हम शेक टेबल्स बोलते हैं, हम उन मॉडल्स पर बच्चों के साथ, वहां के मिस्त्रियों के साथ बैठ करके प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है। आप पढ़े लिखे ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सामने आपकी इमारत में किस तरह का प्रभाव बारिश का, तूफान का, भूकंप का होगा वो करते हैं। तो इस तरह की एक दो चाल एक साथ चलती हैं, बातचीत की चाल, लोगों की बात समझने की चाल जिसमें हमें सीखने का मौका मिलता है, और दूसरी है कि साइंस अगर कुछ बता रहा है तो उसको हम लोकल संदर्भ में कैसे देखें और उसको वाकई अपनी आंखों से कैसे देखें, बजाय सुनी कही बातों के उस पर जाने के। आपकी इस यात्रा में कई मुकाम आए होंगे, क्योंकि आपकी काफ़ी लंबी यात्रा है जिस तरह आप बता रहे थे डॉक्टर अंशु। तो जब आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ ऐसे अनुभव भी रहे होंगे जिनको भुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो ऐसे कुछ अनुभव, पहले आपसे, उसके बाद डॉक्टर मनु से बात करेंगे। तो पहले आप कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? बड़े आपने सही बोला कि शायद मतलब बाहर से शायद जो एक उपलब्धि नजर आती है उसके पीछे शायद 10 बार हम फेल होते हैं, तब जाकर के एक चीज काम करती है। और खास तौर से जब आप लोगों के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी भ्रांति होती है कि समुदाय तो है, वो एक से लोग हैं, एक सी सोच रखते हैं, और ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि एक समूह के अंदर कई समूह होते हैं, उनकी आपसी सोच अलग अलग होती है, उनमें टकराव भी होते हैं, और उसमें कई बार हम बड़े बुरे फंस जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम काम कर रहे थे, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, गुजरात की बात है, भूकंप के बाद हम लोग वहां काम कर रहे थे, और जो आपसी तनाव इतने बढ़े गांव में कि हम लोगों को गांव से निकाल दिया गया। पुरानी बात है, हम भी तब काफी यंग थे और जोश भी आता था, लेकिन अपना संयम बनाए रखे फिर कुछ दिनों में समुदाय के लोग ही इकट्ठे हुए, फिर वो हमारे पास आए, कुछ लोगों ने अपनी गलती मानी। तो इस तरह की चीजें रही। और उसी दौर में एक और चीज मुझे भी याद आती है, जो हमारे डिलेमास होते हैं, जब आप खुद एक बड़ी अजीब सी जगह फंस जाते हैं कि आपके पास राहत सामग्री कम होती है। मुझे उसी गांव की बात याद है, जब हम पहली बार गए थे, हमारे पास करीब 100 परिवारों के लिए राहत सामग्री थी, और वहां हमने सामने देखा 150 परिवार खड़े थे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें आती हैं कि आप कैसे, आपको चुनना पड़ेगा, और आप कौन होते हैं चुनने वाले। तो और ये कहीं किताब में नहीं लिखा था, हमको किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा होगा तो क्या करना है। और वहां फिर बैठ के जब उसी समुदाय में बात हुई कि भाई असलियत ये है कि इतना ही सामान आया है, कैसे इसको करें, कई घंटे लगे उसको रिजॉल्व करने में, लेकिन जो लोगों ने सुझाव दिए उसी के मुताबिक हम लोगों ने काम किया। तो इसी तरह की छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे झटके, बड़ी सारी सीख हम तक लेके आए। जी हाँ, तभी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स को आपने अपने साथ शामिल किया है, तो उससे थोड़ा मुझे लगता है थोड़ी आसानी हो जाती होगी। डॉक्टर मनु, डॉक्टर अंशु ने तो बता दिया कि किस तरह का अनुभव उनके साथ रहा, वैसे आपने साथ ही साथ काम किया है, फिर भी कोई और एक अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, अंशु ने जो शेयर किया आपके साथ, तो उस निष्कासन में मैं भी मौजूद था। तो गांव वालों ने जब हमें निकाला तो हमें बड़ा झटका लगा कि अरे, हम तो बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ यहाँ आए, हम आपकी मदद करने आए और आप हमारी बात समझ ही नहीं रहे। यही नहीं, आपको बड़ा मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग उसी समय गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी गए, जो कि यहाँ की प्रधान एजेंसी थी उस समय, जो पूरा गुजरात के पुनर्निर्माण का देखरेख कर रही थी गुजरात सरकार की तरफ से। और उसमें श्री पीके मिश्रा जी थे, जो अभी फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में है। वो उस समय उसके हेड थे, और उन्होंने हमें देखा, अंशु को, मुझे और हमारे साथी कुछ थे, उन्होंने कहा बड़ा जोश है आप लोगों में, आप लोग जवान हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक गांव में काम कीजिए या 10 गांव में काम कीजिए, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, बट ऐसा ना करें कि आप रेगिस्तान में एक ओएसिस बना दें। तो हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, वो कहना क्या चाह रहे हैं, बड़े प्रोफाउंड सी बात लगी।
पर बाद में जाकर हमें ये समझ में आया कि वो कहना ये चाह रहे थे कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप ही के पास रिसोर्सेज हैं और आप जाके वहां पर एक सुंदर सा ताजमहल बना देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको समझना चाहिए कि ये एक इंटरैक्शन है, ये एक मिलकर पुनर्निर्माण करने की एक अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों की साझेदारी, लोगों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लोग एज डूअर्स, एज साइंटिफिक पीपल, उनका एक रोल है। सो ये बात मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये एक हमारे लिए प्रेरणा की तरह थी कि आप लोग हमेशा ये ना सोचें कि आप देने वाले हैं, आप यू आर द डू गुडर्स। हमेशा ये एक साझेदारी में काम होता है। और फिर उसी तरह से हम लोगों ने जब वहां पर पुनर्निर्माण किया कुछ गांवों में, तो हम लोगों ने लोगों से भी उनका योगदान लिया, चाहे वो लेबर था, चाहे वो कुछ लोकल मटेरियल था जिससे वो वाकिफ भी थे, जिसको वो एक्सेप्ट भी करते थे। और जो पूरे 2 साल के निर्माण के काम के बाद जो एक स्वरूप बन के आया उस गांव का, वो कुछ अलग ही था, हमारे इमेजिनेशन के कहीं बाहर था वो। पर आज तक लोग उसको याद करते हैं, और जो एक तरह से ट्रस्ट बना, जो क्रेडिबिलिटी बनी इस तरह से काम करने में, वो शायद हमारे लिए एक एक एग्जाम्पल बन गया, एक मॉडल बन गया, जिसको हमने बहुत जगह और रेप्लिकेट किया। अभी फिलहाल भारत सरकार नेपाल में सहयोग दे रही थी, जहां 26,000 घर बने हैं गोरखा में। हमने वही प्रणाली वहां पर भी रेप्लिकेट की। ऐसे बहुत सारे मुकाम आए, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ जहां हमें मार पड़ी है, जहां हमें शाबाशी मिली है, पर ये सभी कुछ याद रहेगा हमें। डॉक्टर मानव गुप्ता, डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत आभार हमारे से बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें मिलकर आगे चलना होगा, हर किसी को जोड़ना होगा, तभी हम आपदा प्रबंधन में अग्रणी हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।